So today our so our today topic is thesis format कि अपने थीसिस को हम किस तरह फॉर्मेट करें, अपने थीसिस को किस तरह लिखें, अपने थीसिस को किस तरह बनाएं हम लोग। सबसे पहले थीसिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आता है। हम अपने थीसिस के एब्स्ट्रैक्ट इस तरह लिख सकते हैं कि हमने अपने थीसिस के अंदर क्या फाइंडिंग की है। फाइंडिंग्स को हम लिखते हैं अपने थीसिस के अंदर, मतलब कि आपने थीसिस पूरा लिख दिया, आपने प्रोजेक्ट बनाया, कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन तो आपने फाइंड किया कि आपने क्या फाइंडिंग की है, तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट के अंदर उस जो फाइंडिंग है उसका जिक्र करते हैं। जो आपके इंट्रोडक्शन है उसकी कुछ लाइंस आप इंक्लूड करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो ऑलमोस्ट हाफ पेज का होता है, या फिर आप उसको एक पेज तक जो है ना वो एक्सटेंड कर सकती हैं। एब्स्ट्रैक्ट कभी भी 2 या 3 पेजेस का नहीं होता। आपके थीसिस बेशक 100 पेजों का है, लेकिन आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बहुत शॉर्ट होगा, ऑलमोस्ट हाफ पेज या एक पेज का होगा। अब उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट है कि आपने अपने थीसिस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, जिसके अंदर आपने लिस्ट ऑफ फिगर्स को मेंशन करना है, लिस्ट ऑफ टेबल्स को मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई एब्रीवेशंस वगैरह जो है वो यूज़ की हैं, तो उन एब्रीवेशंस की आपने लिस्ट ऑफ एब्रीवेशंस बना देनी है। तो अब लिस्ट ऑफ फिगर्स के अंदर आपने बताना है कि कितनी फ़िगर्स जो है वो आपने यूज़ की है और कौन सी फ़िगर किस पेज के ऊपर है। इसी तरीके से टेबल्स, फॉर एग्जांपल आपने 10 टेबल बनाए हैं अपने थीसिस के अंदर, तो आप लिस्ट ऑफ टेबल्स के अंदर बता देंगे कि मैंने फ़लाँ पेज के ऊपर, फॉर एग्जांपल पेज 2 के ऊपर एक टेबल है, पेज 3 के ऊपर एक टेबल है, पेज 4 के ऊपर एक टेबल है। जब भी आपने फिगर या टेबल को बनाना है तो फिगर के हमेशा नीचे जो है वो कैप्शन दिया जाता है फिगर 1, और आगे कोई भी उसका कैप्शन है। अब लिस्ट ऑफ टेबल्स, टेबल्स के हमेशा ऊपर जो है वो कैप्शन दिया जाता है, ऊपर बताया जाता है कि जी टेबल नंबर 1, और उसके ऊपर जो है वो कैप्शन दिया जाता है। इसी तरीके से हम थीसिस के किस तरह उसको राइट करें, कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं। ऑलमोस्ट 7 चैप्टर्स जो है ना वो थीसिस के अंदर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। आपने अपने थीसिस के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि आपका प्रोजेक्ट है क्या, उसके अंदर क्या उसके मतलब कि मकसद है, वो क्या काम करता है, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। आपने अपने थीसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है। बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर आपने रेफरेंसेस को भी यूज़ करना है, लेकिन प्रॉपर रेफरेंसेस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने किसी पेपर से कोई जो है वो एक लाइन कॉपी की है, आपने उसकी प्लेजरिज्म रिमूव करनी है और अपने पेपर के अंदर उसको यूज़ करनी है। अब लिटरेचर रिव्यू के अंदर बेसिकली ये होता है कि आपने पास्ट के कुछ पेपर्स पढ़े होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने पहले देखना है कि कितने बंदों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया और कहाँ तक काम किया हुआ है। आप उनके काम को आगे लेके चलते हैं, ठीक है। आप उनके काम को पढ़ते, उनको आप साइड करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने एक काम किया था, उस बंदे से अगले बंदे ने उसमें थोड़ी सी एडिशन करके उसको मतलब कि आगे पहुंचा दिया, तो आप उसके अंदर उन दोनों बंदे के काम को साइड कर रहे हैं कि 2002 में एक काम हुआ था, 2003 में इस बंदे ने काम किया था, और आप 2022 में यानी कि यहाँ पे काम कर रहे हैं। जब भी आपने अपना थीसिस लिखना है तो आपने अपने 5 ईयर बैक के पेपर्स पढ़ने हैं, और 5 ईयर बैक के पेपर से आपने डाटा एक्सट्रैक्ट करके अपने लिटरेचर रिव्यू को, इंट्रोडक्शन को लिखना है। अब जहाँ तक मैथडोलॉजी की बात आ जाती है, तो मैथडोलॉजी तो आपकी कम्प्लीटली अपनी होगी कि आपने प्रोजेक्ट को किस तरह किया, कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए, उनकी वर्किंग क्या है। आप उन कंपोनेंट्स को लिखें, मतलब उनके डिटेल्स लिखें, उनकी पिक्चर्स लगाएं। थर्डली अगर आपने कोई सिमुलेशन बनाई तो मैथडोलॉजी के अंदर आप सिमुलेशन को भी पेस्ट करें। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि जो आप मैथडोलॉजी के अंदर ब्लॉक डायग्राम यूज़ करें, ब्लॉक डायग्राम के साथ आप फ्लो चार्ट्स को यूज़ करें। फोर्थली आपके पास रिज़ल्ट्स आए हैं, आपने सिमुलेशन के रिज़ल्ट्स देखने हैं, उनके बारे में लिखना है। और आपने अगर हार्डवेयर बनाया है, हार्डवेयर के रिज़ल्ट्स को आपने जो पीछे काम हो चुका है उन रिज़ल्ट्स के साथ कंपैरिजन करना है। वो आपका कंपैरिजन जो है ना वो डिस्कशन में आ जाएगा। जो आपके अपने प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट्स होंगे वो रिज़ल्ट्स में आएंगे। अब कंक्लूजन एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन। कंक्लूजन के अंदर आप यानी कि ये लिखेंगे कि आपने अपने
देन आपके पास कंक्लूजन एंड फ्यूचर रिकमेंडेशंस की मैं बात कर रहा था। तो कंक्लूजन के अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट का कंक्लूजन लिखना है कि आपने क्या कंक्लूड किया, आपने क्या फाइंडिंग्स की हैं, ठीक हो गया। सेकेंडली आपने फ्यूचर रिकमेंडेशंस के बारे में बात करनी है। फ्यूचर रिकमेंडेशन के अंदर कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर फर्दर क्या काम हो सकता है। आप अपने एक अलग से एक हेडिंग बनाएं, उसके अंदर लिखें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ें फर्दर की जा सकती हैं, ताकि अगर कोई बंदा नेक्स्ट अगर आपके प्रोजेक्ट पे काम करता है तो उसको पता होगा कि फ़लाँ बंदे ने काम यहाँ तक किया था और मैं अब इससे आगे ये काम कर सकता हूँ। और उसने कुछ रिकमेंडेशंस जो है वो बताई थी कि मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फ्लॉज हैं जिनको इस तरह, यानी कि जो रिकमेंड किए हुए कि ये चीज़ें फर्दर ऐड हो जाएंगी, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो जो फ्लॉज थे वो एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए। लास्टली आपके पास रेफरेंसेस आ जाती हैं। आपने इंट्रोडक्शन के अंदर, आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर रेफरेंसेस को प्रॉपरली यूज़ करना है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें ना, अगर एक थीसिस जो है वो अच्छा लिखा होता है उसके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70 रेफरेंसेस होते हैं। आप कोशिश करें कि आप जो पेपर उठा रहे हैं, जिनका आप लिटरेचर करना चाह रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखना चाह रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो है वो देखना चाह रहे हैं कि आपके प्रोजेक्ट पे क्या है और क्या चीज़ नहीं है, तो आप यानी कि पिछले 5 साल के पेपर्स उठाएं, पिछले 5 साल के पेपर्स उठाएं और उनको आप रिव्यू करें। देन आप अपना इंट्रोडक्शन और लिटरेचर रिव्यू को लिखें। अब यानी कि जो रेफरेंसेस है ना वो आप कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। कंक्लूजन के अंदर आप रेफरेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते। फ्यूचर रिकमेंडेशन के अंदर आप रेफरेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते। मेथडोलॉजी में आप नहीं यूज़ कर सकते रेफरेंसेस। अलबत्ता अगर आप जो है उस टाइम एक रेफरेंस दे सकते हैं जब आप मतलब कि बताना चाह रहे हो कि फ़लाँ बंदे ने इस मेथड को यूज़ करके ये चीज़ ऑब्टेन की थी, मैं अब ये मेथड अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कंपैरिजन में जा रहे हैं, तो आप रेफरेंस यूज़ करें। इसी तरीके से रिज़ल्ट्स में आप आपके अपने रिज़ल्ट्स होंगे जो आपने फाइंडिंग्स की होंगी। डिस्कशन के अंदर आप क्योंकि डिस्कशन कर रहे होते हैं रिज़ल्ट्स के ऊपर, आप वहाँ पे रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं अपने रिज़ल्ट्स को, अपने रिज़ल्ट्स की डिस्कशन को दूसरे के रिज़ल्ट्स के साथ, वहाँ पे आप रेफरेंसेस यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने वहाँ पे रेफरेंसेस नहीं यूज़ करने। सो दैट्स ऑल अबाउट द थीसिस, हाउ टू राइट द थीसिस। थैंक यू। बेसिकली इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ना, हम लोग अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी बताते हैं, हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स या जो हमारे एम्स हैं प्रोजेक्ट के वो बताते हैं। फिर हम इसके अंदर अपनी रिसर्च की मोटिवेशन के बारे में भी बता सकते हैं, या अवेयरनेस ऑफ द प्रॉब्लम की अवेयरनेस के बारे में भी बता सकते हैं। और उसके साथ हम लोग जो है ना लास्ट के ऊपर अपने थीसिस की आउटलाइन के बारे में बताते हैं कि किस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ हम लोगों ने डिस्क्राइब की हुई है। तो अब जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेसिकली आपके पास यानी कि एक प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सिंगल लाइन के अंदर डिस्क्राइब करें, बजाय कि आप उसके ऊपर पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ना वो वेरी शॉर्ट होनी चाहिए और प्रिसाइज होनी चाहिए, और जो है ना टू द पॉइंट होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ ही जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं कि जी ये प्रॉब्लम थी तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस तरह नहीं करना। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है उसको प्रोजेक्ट को करने में, ठीक है, उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या इश्यूज थे वो आपने इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखनी है। फिर उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव हमेशा आपने टू से स्टार्ट करने कि फॉर एग्जांपल आवर एम इज़ टू, मतलब कि आपका एम ये है कि आप ये करना चाह रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स को भी आप बुलेट की फॉर्म में लिखें। अगर आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 2 or 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उनको बुलेट्स की फॉर्म में लिखते हैं। थर्डली जो हमारे पास मैंने आपको एम्स बताया, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम की अवेयरनेस के बारे में भी बता सकते हैं। और जो पांचवी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, रिसर्च मोटिवेशन। तो आपने अपनी मोटिवेशन लिखनी कि आप उसके ऊपर क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, आपने यही टॉपिक क्यों सेलेक्ट किया, ठीक है। आप इस मतलब कि इसके बारे में आपको 2-4 लाइन्स जो है ना वो लिख दें। और आखिर में आप लिखें अपनी जो आपकी थीसिस की आउटलाइन है उसके बारे में बताएं कि नहीं, थीसिस की आउटलाइन के अंदर चैप्टर 2 के अंदर लिटरेचर रिव्यू है, चैप्टर 3 मेथडोलॉजी है, चैप्टर 4 जो वो रिजल्ट्स, और चैप्टर 5 डिस्कशन का है, चैप्टर 6 कंक्लूजन एंड फ्यूचर रिकमेंडेशन का है, और रेफरेंसेस का। अब यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन का एक ही चैप्टर बना देते हैं।
तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप अलग बना देते हैं वो भी ठीक है। लेकिन अलग मैंने यहाँ पे इसलिए बनाया कि आप अगर पुराने रिज़ल्ट्स को अपने रिज़ल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं और मतलब उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और प्रॉपर रेफरेंसेस और साइटेशन यूज़ करके, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आपको अलग एक चैप्टर शो करवाया है। थैंक यू।